नैना एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। घर में माता पिता, 4 बहन और 1 भाई था। 2 बहनों की शादी हो चुकी थी और 2 नैना और उसकी छोटी बहन कुंवारी थी। अब रिश्ते में बंधने की बारी नैना की थी। नैना के लिए कई रिश्ते देखे गए, लेकिन कुछ नैना को तो कुछ नैना के परिवार वालों को पसंद नहीं आए, क्योंकि नैना में सिर्फ एक ही खराबी थी कि वो शरीर से थोड़ी भारी थी। बाकी नैन, नक्श और कटिंग तो उसकी लाखों में एक थी। देखते देखते एक रिश्ता पसंद आया। लड़का मध्यम वर्गीय परिवार से था। आर्थिक स्थिति की दृष्टि से तो खानदान नैना के परिवार से भी दबा था, लेकिन बात विचार से खानदान नैना के पिता श्यामलाल जी को उत्तम लगा। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि लड़का श्यामलाल जी को पहली नज़र में ही भा गया। लड़के का रंग, रूप से दक्षता और उससे भी ज़्यादा उसका हुनर, ये सब देखकर उनकी तो जैसे नज़र ही नहीं हटी। उनके बेटे को भी लड़का पहली नज़र में जच गया। लड़के के परिवार में उसके पिताजी, 2 बहनों और 1 भाई थे, जिसमें से 1 बहन की शादी हो चुकी थी। मिला जुला कर तीनों 20 से 25 हज़ार ले आते थे। घर का खर्च चलने में कोई परेशानी नहीं होने वाली थी। श्यामलाल जी ने सोचा। श्यामलाल जी को लड़की के पिता की एक बात मन ही मन बहुत खटक रही थी। वो ये था कि वो अपनी लड़की की शादी के पहले सूरज की क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लड़की सूरज से बड़ी थी। तो उन्होंने बात में पटवारी जी से पूछ ही डाला, एक बात पूछूं, अगर आप बुरा नहीं माने तो। नहीं, आप बोलिए, सामने से पटवारी जी ने कहा। आप पहले अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि वह तो सूरज से बड़ी है। तो पटवारी जी ने बड़ी विनम्रता से कहा, इन बच्चों की माँ नहीं है। अगर बहू लाने से पहले बेटी को विदा कर देंगे तो हमें खाने की भी मुश्किल हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि एक बेटी आएगी और दूसरी बेटी जाएगी तो घर आंगन भी भरा रहेगा। लड़की के पिता को भी इनकी बात ठीक लगी। दोनों तरफ से सबसे अच्छा मुहूर्त देखकर सगाई पक्की कर दी। नैना और उसकी माँ भी रिश्ते से बहुत खुश थी, ये सोचकर कि लड़का भी बहुत अच्छा है और परिवार भी छोटा है। पैसों का क्या है, वो तो आज नहीं तो कल हो ही जाएंगे, या तो लड़की का अपना भाग है। नैना की माँ और उसके पिताजी ने सोचा। सगाई और शादी के बीच सिर्फ 1 महीने का वक्त था। देखते देखते 1 महीना कैसे निकल गया पता ही नहीं चला, और वह शुभ घड़ी आ गई जब नैना को अपने मायके कुछ और ससुराल में बसेरा करना था। लेकिन शादी वाले दिन एक मुश्किल आन पड़ी थी। श्यामलाल जी दूर के रिश्तेदार से ये खबर मिली कि आपने नैना बेटी का रिश्ता कहाँ कर दिया है। ये लोग एकदम अच्छे नहीं हैं। मेरी बेटी का घर इनके घर के ठीक बगल में है। पटवारी जी का अपनी पत्नी के साथ भी व्यवहार कभी भी अच्छा नहीं था। बीमारी की अवस्था में भी वो अपनी पत्नी से काम करवाते थे। यहाँ तक कि उनकी पत्नी इलाज के अभाव में ही चल बसी। उनकी पत्नी को दिल की बीमारी हो गई थी, जिसके इलाज के लिए 2 लाख रुपए लगने थे, लेकिन उन्होंने रुपयों का ज़्यादा महत्व दिया। दोनों बेटियों का भी अपनी माँ के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं था। किसी भी काम में मदद नहीं करना और मुंह पर जवाब देना, इन दोनों का स्वभाव में है। हाँ, एक बात है जो अच्छी है, वो ये कि नैना बेटी की शादी जिस लड़के से हो रही है, वो लड़का सूरज बहुत ही भला और नेक है। ये सब सुनकर श्यामलाल जी एक बार तो गहरी सोच में पड़ गए कि अब करें तो क्या करें। सारे कार्ड बट गए, बारात आंगन में आने वाली है। अगर अब रिश्ता तोड़ते हैं तो पूरी बिरादरी में हमारी नाक कट जाती है। हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, और तो और इन सब को मेरी दूसरी बेटी पर भी असर पड़ेगा। फिर उसकी शादी में भी अड़चने आएंगी। इसी सब उधेड़-बुन में श्यामलाल जी चक्कर काट रहे थे। तभी नैना की माँ वहाँ आ गई और कहने लगी, शादी का घर है और आप कोई काम करने के बजाय चक्कर क्यों काट रहे हैं। उन्होंने सारी बात अपनी धर्म पत्नी को बताई। एक बार तो नैना की माँ भी परेशान हो गई कि क्या करें, लेकिन फिर दोनों ने मिलकर ये तय किया कि जिससे शादी हो रही है वो लड़का ठीक है।
तो वो अपनी बेटी के साथ कुछ भी अनैतिक नहीं होने देगा। ये सब सोचकर वे खुशी खुशी बारात की स्वागत की तैयारी में लग गए। सजावट ठीक से हुई या नहीं, कैटरिंग वाले अपना काम ठीक से कर रहे हैं या बारात दरवाजे पर आ गई है और सब बारात के स्वागत में लग गए। विवाह अच्छे से संपन्न हो गया। अब विदाई होनी थी नैना की। माँ, बहनें और नैना का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन बेटी को विदा तो करना ही था और समाज की रीति को निभाना ही था। अगले दिन पग फेरे की रस्म थी तो नैना का भाई पहुंच गया अपनी बहन को लेने के लिए। नैना की तो खुशी का ठिकाना ही ना था। अपने भैया को देखकर जल्दी जल्दी चप्पल पहने और आ गई मायके, क्योंकि वो तो सुबह से ही चहक रही थी कब भैया आए और उसे लेकर जाएं। घर पहुंची नहीं कि माँ के सवालों की बौछार शुरू हो गई। ससुराल में सब कैसे हैं बेटा? सब ठीक तो है? तेरा ख्याल जो रखते हैं? तू खुश तो है ना? तुझे किसी चीज़ की तकलीफ तो नहीं? वगैरह वगैरह। अरे माँ, कल रात ही तो गुजरी है। मैं वहाँ आज सुबह तो तुम्हारे पास आ गई। अच्छा या बुरा समझने के लिए भी तो वक्त लगता है। तो माँ ने अपने भोलेपन से कहा, ठीक कहा बेटी, पर मैं माँ हूँ तो बच्चे की एक पल की दूरी भी बेचैन कर देती है। अच्छा माँ, अब ज़्यादा भावुक मत हो और ना मुझे करो। फटाफट से ये बताओ कि खाने में क्या बनाया है, क्योंकि आपको तो पता है कि मैं कितना भी टेस्टी खाना खा लूँ, लेकिन आपके हाथों के बने खाने में जो बात है वो किसी में नहीं। मैंने तेरे पसंद की पकौड़ी का रायता, मूली की सब्जी, आलू की सब्जी और मिस्सी रोटी बनाई है। वाह माँ, जल्दी से दे दो, बहुत भूख लगी है। फिर नैना ने खाना खाया, सबसे जी भर की बातें की। इतने में सुबह से शाम हो गई। फिर सूरज अपने भाई और दोस्तों के साथ नैना को लेने आ गया। नैना की माँ और नैना तो इस तरह रोए जा रही थी जैसे फिर से विदाई हो रही हो। बस अब शुरू होने वाली थी नैनों के दुखों की घड़ी। सुबह सुबह नैना उठी और ससुराल की पहली रसोई बनाई। लेकिन ये क्या, सुबह से 9 बज गए, 10 बज गए और फिर 11 बज गए। अब तो इंतजार की इंतहा हो गई। अब नैना ने अपनी ननद से पूछा कि आज मासी नहीं आएंगी क्या? अब तो उनकी ननद ने ये नहीं बताया कि अपने मासी उसको छोड़ दिया है। बोली पता नहीं बीमार पड़ गई होगी। नैना के हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी और उसे काम में लगा दिया गया। उसने सारे बर्तन साफ किए, कपड़े धोने, झाड़ू कटका किया। उसने सोचा भी कि शायद दीदी आएंगी और कहेंगी कि भाभी आप रहने दो, मैं कर लूँगी। अभी तो आपकी मेहंदी का रंग भी नहीं छूटा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो टस से मस नहीं हुई, चुपचाप बैठी बैठी देखती रही। ससुर जी भी चुपचाप बैठे देख रहे थे। यही नहीं हुआ कि अपनी बेटी को समझाएं कि जाकर अपनी भाभी का काम में हाथ बटाओ। नैना रोती जा रही थी और काम करती जा रही थी। साथ ही साथ मन ही मन ये भी सोच रही थी कि एक ही आदमी के 2 चेहरे हो सकते हैं। शादी से पहले तो पापा जी बेटी बेटी करते थकते नहीं थे और आज पहले दिन से ही उन्होंने अत्याचार करना शुरू कर दिया। ननद ज़्यादातर बदमाश होती है, ये तो सुना था, पर ससुर बदमाश हो ऐसा कम होता है। और रही बात सूरज की, तो वो इन सब से अनभिज्ञ थे, क्योंकि उन्होंने शादी के लिए जो 1 सप्ताह की छुट्टी ली वह ख़त्म हो गई थी। इसलिए वह तो सुबह 9 बजे ही ऑफिस के लिए निकल गए थे। अब यह अत्याचार तो रोज का ही हो गया था। रोज वो इसी तरह काम करती रहती और दोनों बाप बेटी चुपचाप देखते रहते। इतना ही नहीं, उसे अपने मायके में फ़ोन भी नहीं करने देते। जब भी फ़ोन करने को बोलती तो कहते कि तुम मिस कॉल दो, फ़ोन में बैलेंस नहीं है। लेकिन नैना बहुत स्वाभिमानी थी, उसे मिस कॉल देना अच्छा नहीं लगता था और जब फ़ोन आता तब भी उसे खुलकर बात करने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि ननद जहाँ भी जो जासूस बन खड़ी रहती थी, इसलिए चाहते हुए भी वो अपनी व्यथा किसी से नहीं कह पाती। जब भी माँ पूछती बेटा तू ठीक तो है ना, वह ऊपरी मन से कह देती हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ठीक हो ना, घर में सब ठीक है, ये कहकर वो फ़ोन रख देती। लेकिन माँ का दिल ये मानने को तैयार नहीं था कि सब ठीक है, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे से कितनी ही दूर क्यों ना हो, लेकिन उसकी सिसकियों की आहट पहचान लेती है
और फिर लड़के के पिता के स्वभाव से भी वाकिफ थी, इसलिए उसका दिल घबरा रहा था। तो उसने नैना के बाबूजी से कहा कि जी मेरा जी बहुत घबरा रहा है, आप नैना को ले आइए, मुझे लग रहा है कि वो बहुत तकलीफ में है। तो नैना के बाबूजी ने कहा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, आज तो बहुत रात हो गई है, कल सुबह ही जाकर उसे ले आऊँगा। दूसरे दिन संजोग से रविवार था, तो नैना के पिताजी ने सोचा कि फ़ोन बिना किए जाते हैं, ताकि अचानक जाएंगे तो असलियत का पता चल जाएगा, और आज दामाद जी भी मिलेंगे तो सारी बात क्लियर हो जाएगी। मन ही मन यही सब सोचते हुए वे अपने बेटे के साथ नैना के ससुराल जा पहुँचे। सबसे पहले नैना की हालत देखकर उसके पिताजी और भाई गुस्से से आग बबूला हो गए। नैना के बिखरे हुए बाल, चेहरे पर पसीना और घबराहट और हाथ में पोछा देखकर जैसे ही नैना के पिताजी ने चिल्लाकर आवाज़ दी और कहा, ये क्या हाल बना दिया है आपने मेरी बेटी का, मेरी फूल जैसी बच्ची 2 महीने में मुरझा गई। आप लोग इसे नौकर की तरह काम ले रहे हैं, इसलिए आप इसे जब भी भेजने को कहो कोई ना कोई बहाना करके मना कर देते हैं। वो आप ही थे ना जिन्होंने ये कहा था कि एक बेटी जाएगी और दूसरी बेटी आएगी। हमारे घर तो कुछ काम ही नहीं है, सिर्फ खाना बनाने का काम है, बाकी सब काम के लिए मासी है। हम तो इसे अपनी बेटी बनाकर रखेंगे। क्या हुआ आपके खोखले आश्वासन का? इतना सब होने के बाद भी पटवारी जी अपनी निर्लज्जता से बाज नहीं आए और कहा कि मासी है, वो तो 4-5 दिन से बीमार है, इसलिए नहीं आई है। ये सब सुनते ही नैना के सब्र का बांध टूट गया और वो एक छोटे बच्चे की तरह रोते बिलखते हुए अपने पिता और भाई के गले लगते हुए बोली, मैंने चुपचाप मुंह पर ठप्पी लगाकर आज तक आपका और दीदी का अत्याचार सहा है, लेकिन कुछ नहीं कहा। मैं जिस दिन से ब्याह कर आई हूँ उस दिन से कोलू के बैल की तरह सुबह से लेकर रात तक अकेले सारा काम किया है। जब फ़ोन पे बात करनी थी बोलते तो आप लोग मना कर देते। जब कभी मेरे मायके से भी फ़ोन आता तो दीदी हर वक्त सर के ऊपर खड़ी रहती। मैं तो अपनी व्यथा किसी को भी नहीं बता पाई, क्योंकि मैं अगर सूरज जी को भी बताती तो उन्हें यही लगता कि मैं उन्हें परिवार के खिलाफ भड़का रही हूँ। इसलिए अंदर ही अंदर घुटती रही, यहाँ तक कि जब भी मायके जाने की बात बोलती तो ये जवाब मिलता कि क्या कोई फंक्शन है तुम्हारे पीहर? रोज रोज बेटियों का काम ही क्या है पीहर में? भगवान से डरिए पापा जी। बेटी के दर्द व्यथा सुनकर नैना के पिता ने कहा, बेटी अब एक पल भी तुम्हें यहाँ नहीं रहना है। पटवारी जी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, मैंने अपनी बेटी ब्याही है, बेची नहीं है। उसके बाद नैना के पिताजी ने नैना से पूछा कि दामाद जी कहाँ हैं। एक बार उनकी भी राय जान लेना जरूरी है कि वो क्या चाहते हैं, क्योंकि इन लालची और छोटी सोच वाले लोगों के बीच मरने के लिए अपनी फूल जैसी बच्ची को नहीं छोड़ सकता। तब नैना ने कहा कि पापा वो कंपनी के काम 2 दिन के लिए बाहर गए हैं, आज वापसी है, बस आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। ठीक है बेटा, चल हम बाहर ही इंतज़ार कर लेते हैं, हमें तो इन लोगों से घिन आती है। करीब 1 घंटे इंतज़ार करने के बाद सूरज आया। आते ही सूरज ने अपने ससुर जी और साले साहब के पैर छुए और पूछा, आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं, प्लीज़ अंदर चलिए। तब नैना के बाबूजी ने कहा, ये तो आप अपने पिताजी से ही पूछिए। तब सूरज ने अपने पिता से पूछा, क्या किया है आपने आखिर? आप बताएं, चुप क्यों खड़े हैं, बोलिए। ये क्या बोलेंगे बेटा, मैं बताता हूँ, इनका मुंह ही है नहीं बोलने का। शादी करके आई है उस दिन से आपके पिताजी और बहन दोनों मिलकर नैना को प्रताड़ना दे रहे हैं। नैना के आते ही इन्होंने काम वाली मानसी को हटा दिया, और जब नैना ने पूछा कि मानसी क्यों नहीं आ रही है तो कहने लगे मानसी को हटा दिए क्योंकि एक आदमी का खर्चा भी तो बढ़ गया है। सारा दिन जानवरों की तरह उससे काम करवाया। इतना ही नहीं, कभी फ़ोन पर बात भी नहीं करने दी, और जब कभी भी हम भी फ़ोन करते तो उस समय भी कान लगाकर सारी बातें सुनते रहते। ये बेचारी सारी व्यथा अकेले ही सहती रही, ना इसने आपको कुछ बताया और ना
हमको बता पाई। आपको कुछ इसलिए नहीं मालूम क्योंकि आप सुबह 9 बजे निकल जाते हो, रात को 11 बजे घुसते हो और रविवार को भी अपनी बहन के लिए लड़के देखने निकल जाते हो। हमें भी ये सब मालूम नहीं चलता, लेकिन जब भी हम नैना को भेजने की बात करते तो आपके पिताजी बोलते कि आज उसकी ननद आई है, आज उसकी ननद की तबीयत खराब है, वगैरह वगैरह। ये सब सुनकर सूरज को बहुत खराब लगा और उसने नैना से कहा, कम से कम तुम मुझे तो बता सकती थी। मुझे बहुत बार शक तो हुआ तुम्हारा मुरझाया हुआ चेहरा देखकर, लेकिन जब भी पूछता तो तुम कहती नहीं सब ठीक है। बस बहुत हो चुका नैना, अब तुम्हें सहने की ज़रूरत नहीं है। पापा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप लालची होने के साथ साथ इतनी छोटी सोच वाले भी हैं। माँ इलाज के अभाव में चल बसी। आपने पैसों की लालच में आकर माँ को भी खो दिया। बीमारी की हालत में भी उनसे काम करवाया। वो कहती रही मुझे चक्कर आ रहे हैं, लेकिन आपने उनकी एक न सुनी। उस समय तो मैं बहुत छोटा था और कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैंने अपनी माँ को तो खो दिया है, लेकिन अपनी पत्नी को आपके हाथों बलि नहीं चढ़ने दूंगा। तो शर्म आती है आपको अपना पिता कहते हुए। आपने मेरी पत्नी का खर्चा जोड़ा। और हाँ, जाते जाते एक बात दीदी आपसे भी कहता हूँ, कम से कम एक औरत होने के नाते आपको तो अपनी भाभी की मदद करनी चाहिए थी। भगवान न करे कि जो नैना के साथ आपने किया कल आपके साथ भी ऐसा ही हो तो। नैना चलो, अपना सामान पैक करो, हमें यहाँ नहीं रहना। फिर एक बार तो सूरज नैना को लेकर अपने ससुराल चला गया। बाद में सूरज ने रेंट पर घर ले लिया। आज दोनों खुश हैं अपनी गृहस्थी में अपने बेटे के साथ। दोस्तों, एक औरत ही कभी ननद, कभी भाभी, कभी माँ और कभी सास बनती है, लेकिन उन सब रूपों में ये क्यों भूल जाती है कि वो सबसे पहले एक औरत है। और अगर एक औरत ही औरत का सम्मान नहीं करेगी और औरत को नहीं समझेगी तो हम पुरुषों से क्या अपेक्षा रखें। ननद को हमेशा याद रखना चाहिए कि आज जो अपने भाभी के साथ करेंगी, कल आपकी ननद भी आपके साथ वैसा ही कर सकती है। ननद और भाभी का रिश्ता तो दोस्ती का रिश्ता होता है, दिल का रिश्ता होता है। उसे प्यार से निभाएं और इस रिश्ते में कड़वाहट ना लें। आपको नैना के पति और नैना के पिता का फैसला कैसा लगा, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।